मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, इस चीज में हम क्या बात करेंगे, 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक की जो बीच में जो बातें हुई थी सारी, वो सब की सब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे यात्री थे जो कि भारत में आए थे और भारत में उन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में देखा, किन किन चीजों के बारे में लिखा, इन सभी चीजों के बारे में वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग से माफी चाहूंगा इस वजह से क्योंकि अभी बीच में मैं बहुत ज्यादा गैप ले रहा हूँ, 3-4 दिन का मैंने गैप ले लिया इसलिए क्योंकि देखो भाई, तबीयत है खराब हो ही जाती है ना। और अभी भी आप जैसे वॉइस में देख रहे होगे कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो तबीयत थोड़ा सा डाउन है इस वजह से, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मुझे वीडियो बनानी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, बाकी मैंने आपको बताया था कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन अभी हम इसमें बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक कौन कौन से 3 मुख्य यात्री भारत में आए थे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि आखिर लोग यात्रा करते क्यों है, यानी कि लोग यात्रा क्यों करते हैं, इस चीज को पहले क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि 10वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच में कौन से 3 यात्री आए थे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि लोग यात्राएं करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य, मतलब लोगों की यात्राएं करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। कौन कौन से उद्देश्य? तो सबसे पहली चीज कि लोग काम की खोज में यात्रा करते हैं। दूसरी चीज, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। आपने देखा कोरोना आया था तो उस टाइम पे शहरों में जो रहने वाले लोग थे वो शहर छोड़कर गांव में चले गए, तो यात्रा किए। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी लोग यात्रा करते हैं। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, तो व्यापारी, सैनिक, पुरोहित एवं तीर्थ यात्री बनकर यात्रा करते हैं। कुछ लोग होते हैं व्यापारी बनकर यात्रा करते हैं, जैसे लोग विदेशों में चले जाते हैं। कुछ लोग सैनिक बनकर यात्रा करते हैं, कुछ पुरोहित यानी कि पंडित बनकर यात्रा करते हैं, कुछ तीर्थ यात्री यानी कि किसी भी जगह को देखने के लिए लोग आते हैं। तो इस तरीके से लोग यात्राएं करते हैं। आगे, साहस की भावना से प्रेरित होकर कुछ जो यात्री होते हैं वो भी यात्राएं करते हैं। आप कहोगे सर ये साहस की भावना क्या है? तो साहस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, जिसको संसार घूमने का चाह होता है, जिसको खतरों से खेलने का मन होता है, वो साहस की भावना से प्रेरित होकर लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, इतिहास में कई महिलाएं और पुरुषों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं किए हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि लोग यात्रा क्यों करते हैं, इन सभी उद्देश्यों से लोग यात्रा करते हैं। अब बात करते हैं, अब मेन यहाँ पे देखते हैं, देखो जो टाइम लिखा है 10वीं से लेकर 17वीं सदी, तो 10वीं से लेकर 17वीं सदी में कौन 3 प्रमुख यात्री जो भारत में आए थे, उनमें से नाम है अल्बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में तीनों में से एक देखने को आपको मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने 11वीं क्लास में 3 पेपर डिजाइन किया था, सैंपल पेपर, जिसमें से 80 प्लस जो भी बच्चा उन 3 क्वेश्चन पेपरों को किया होगा उनको ये बात पता होगा कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, यानी कि 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया है बच्चे ने। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 12th में भी 3 सैंपल पेपर डिजाइन करने वाला हूँ पेपरों से पहले, जिसकी वजह से आपके भी नंबर स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, 3 सैंपल पेपर को कर लोगे, जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है ना, वो भी कहीं ना कहीं 70-80 नंबर लेकर ही आएगा उन 3 सैंपल पेपरों को अगर कर लोगे तो। ठीक है, बाकी कांटेक्ट करना है तो 7011912793 पे कांटेक्ट कर लीजिए। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाइए, कोर्स परचेज कीजिए, उसमें पढ़िए। ठीक है, बहुत मिनिमम कोर्स है, 99 रुपए में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, बाकी नोट्स पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे यात्री अल्बिरूनी पहला यात्री हो गया। आगमन कब हुआ, यानी कि आया कब? तो 11वीं सदी में आया था। कहाँ पे आया था? भारत में आया था। और जन्म स्थान क्या था? उज्बेकिस्तान था। और किताब जिसने मतलब इसने जो सी किताब लिखी उसका नाम था किताबुल हिंद, और भाषा कौन सी थी? अरबी। ये जो टेबल है इसको याद करके रखिएगा, ये इसी वजह से सीरियल वाइज में लिखा हुआ है कि ताकि चीजें आपको समझ में आए। यात्री अल्बिरूनी, आगमन 11वीं सदी, जन्म स्थान उज्बेकिस्तान, लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद, भाषा अरबी भाषा। आगे यात्री, दूसरे यात्री की बात करें तो पहला हो गया हमारा, दूसरे यात्री का नाम है इब्न बतूता। आया कब था? 14वीं सदी में आया था। कहाँ जन्म हुआ था? अफ्रीका में, यानी कि मोरक्को में जन्म हुआ था। इसने जो सी पुस्तक लिखी उसका नाम था रिहला, और अरबी भाषा में इस चीज को लिखा गया। और फ्रांसवा बर्नियर को कैसे याद कर सकते हो? जिससे फ्रांसवा यानी कि फ्रांस से बिलोंग करता था, यानी कि जन्म स्थान इसका कहाँ है? फ्रांस। और आया कब था? 17वीं सदी में आया था। और इसने जो पुस्तक लिखा था द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसका पुस्तक का नाम था, और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो ध्यान से देखिए, अल्बिरूनी ये था,
इबन बतूता ये था और फ्रांसवा बर्नियर ये था। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम आगे। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आपको ये दृश्य समझ में आ रहा है? इस दृश्य को आप एक आइडिया लगा सकते हो, एक देख सकते हो, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये चीता है। क्या है? चीता है। साथ में इसका पति लेटा हुआ है और इसमें क्या है, ये पत्नी भी है इनकी, और इसको जला दिया गया है। ठीक है, ये देखो साइड साइड में लोग खड़े हैं, पंडित खड़ा हुआ है, इस तरीके से जलाया जा रहा है। आप कहोगे सर ये क्यों जलाया जा रहा है? तो ये भाई था ये सती प्रथा। क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा की वजह से पति मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जला दिया जाता था, जो कि बहुत ही घटिया प्रथा था उस टाइम के हिसाब से, और इसको आगे चल के चेंज कर दिया गया। बिल्कुल ही, और ये चीज सही था कि इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि इतनी घटिया प्रथा सही नहीं थी। घटिया क्यों प्रथा? क्योंकि इस मासूम की क्या दिक्कत है उसमें, मतलब क्या गलती थी जिसकी वजह से उसको पति के साथ उसको जला दिया गया? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? मान लो जिसके पति जिसकी पत्नियां मर जाती थी, क्या पुरुषों को भी जल जाना पड़ता था? तो नहीं, उस टाइम पे तो कहोगे कि नहीं, पुरुष तो दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन लड़कियों को जला दिया जाता था। तो ये चीज गलत थी और इस चीज का विरोध किया था बर्नियर ने किया था। तो देखिए, बर्नियर ने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो देखिए, फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी आंखों के सामने देखा था सती प्रथा को। ये जो चीता जो देख रहे हो ना, ऐसी चीता उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, और वो उस टाइम पे असहाय था। क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपने ग्रंथ में लिखा था। ठीक है, तो उसने वो सारी चीज किया था। तो अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है कि सती प्रथा के मार्मिक दृश्यों ने, मार्मिक का मतलब होता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा दयापूर्ण लगे, तो सती प्रथा के मार्मिक दृश्यों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लाहौर में एक सुंदर, बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क, जिसकी उम्र कम थी, विधवा, जिसकी आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, उसे बर्नियर ने सती होते हुए देखा। बर्नियर ने क्या होते देखा? सती होते देखा, यानी कि जलते हुए देखा। बर्नियर के अनुसार उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह छोटी सी असहाय बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो चिता पे बैठी हुई जो लड़की थी, उसको देख के बर्नियर ये बताता है कि ये लड़की देखने में जितना, मतलब हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि दुखी है। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तरीके से अंदर ही अंदर वो मर चुकी थी। जैसे होता नहीं है कि संसार में उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसको त्याग दिया, लोगों ने उसको इतना ब्लेम कर दिया कि तेरी वजह से तेरा पति मरा है, तेरी वजह से तू ऐसे 10 चीजें। आज भी देखो तो औरतें ही व्रत लगती है लड़कों के लिए। ठीक है ना? तो यही चीजें हैं। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि बर्नियर के अनुसार उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह छोटी सी असहाय बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी, और उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह बच्ची कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत, जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, कि सहायता से उस पीड़ित को जबरन घातक स्थल की ओर ले जा रही थी। मतलब क्या है कि ये जो असहाय जो बूढ़ी औरत थी, वो खींचते हुए लेके जा रही थी उस लड़की को, और उनके साथ 3-4 ब्राह्मण भी थे, और आगे उस लड़की को उस पर बैठा दिया जाता है। तत्पश्चात उस बच्ची के हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। अब देखो, ये आप खुद सोच सकते हो कि बच्चे का पैर बांध दिया गया, और उसके बाद, और क्यों बांध दिया गया? क्योंकि वो भाग ना जाए। और इस स्थिति में उस मासूम ये पर नहीं लिखा हुआ, मासूम को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, बर्नियर अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण और व्यथा के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। ठीक है, यानी कि उसने अपना क्रोध जाहिर नहीं किया उस टाइम पे, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने अपने पुस्तक में लिखा। हालांकि कुछ महिलाएं ये जो मृत वाली जो चीजें हैं, जो सती बनने वाली चीजें हैं, इसको खुशी खुशी गले लगा लेती थी, क्योंकि वो कहती थी कि जब पति नहीं तो मैं जी के क्या करूंगी। तो कुछ जो थी वो खुशी खुशी सती बन जाती थी, लेकिन कुछ को मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। ऐसा बर्नियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, अब आपसे कोई पूछे कि किताबुल हिंद किसने लिखा, तो अल बिरूनी ने लिखा था। देखिए, दोबारा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अल बिरूनी
किताबुल हिंद, इब्न बतूता, रिहला, फ्रांसवा बर्नियर, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। सती प्रथा के बारे में किसने जिक्र किया? फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। किसमें? द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब समझते हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की मैं विशेषता आपको बता देता हूँ। किताबुल हिंद जो अलबिरूनी ने लिखा था, किताबुल हिंद जो अलबिरूनी ने लिखा था, उसने क्या किया, उसने चीजों को पहले देखता था। चीजों को देखने के बाद वो क्या करता था, अपने ग्रंथ में जब लिखता था ना, तो वो सबसे पहले क्या लिखता था? क्वेश्चन। क्या लिखता था? क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखता था और फिर जाके उसका डेफिनेशन लिखता था कि भाई पहले क्वेश्चन, कि कोई भी इस पुस्तक को पढ़े तो सबसे पहले पढ़े कि क्वेश्चन क्या है, और फिर उसका आंसर लिखता था। कि जैसे सती प्रथा हो गई, तो अगर मान लो कि उसके बारे में अगर वो लिखता तो कैसे लिखता? पहले सती प्रथा यहाँ पे हेडिंग डाल देता, फिर लिखता सती प्रथा ऐसे, सती प्रथा वैसे। ठीक है, तो ऐसे ही जो अलबिरूनी था उसने जो किताबुल हिंद लिखा, उसमें 80 अध्यायों में ये किताबें बटी हुई थी, और हर एक पेज पे एक पहले प्रश्न हुआ करता था और फिर जाके उसके बारे में विवरण हुआ करता था। इसने किस चीज के बारे में लिखा? इसने मूर्ति कला, इसने खगोल विद्या, रीति रिवाज, इन सभी चीजों के बारे में लिखा था। और साथ ही साथ इसको उपमहाद्वीप में यानी कि भारत में छोड़ के चला गया था, और आगे चल के इसको बहुत सारे लैंग्वेजों में कन्वर्ट किया गया था। तो पढ़ लेते हैं किताबुल हिंद पर एक लेख। क्या लेख है? अलबिरूनी ने अरबी भाषा में, कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी, याद कर लेना। और रिहला भी जो थी दूसरे नंबर पे, वो भी अरबी भाषा थी। तो अलबिरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की थी, जिसकी भाषा जो थी सरल थी और स्पष्ट थी। यह एक विस्तृत ग्रंथ था, यानी कि बड़ा ग्रंथ था। धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों में 80 अध्यायों में किताब विभाजित था। यानी कि इसमें जो चैप्टर थे वो कितने थे? 80 अध्याय थे। तो इनको याद कर लोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा कि इन सभी चीजों के बारे में किताबुल हिंद में अलबिरूनी ने लिखा है। आगे, इस ग्रंथ में अलबिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरंभ में एक प्रश्न होता है और फिर जाके उसका वर्णन होता है, और अंत में संस्कृतियों के साथ तुलना होती है। क्योंकि जितने भी लोग जो यूरोप से आए थे वो क्या करते थे? तुलना करते थे कि भारत सही है या यूरोप सही है। सही मतलब इन द सेंस कि कुछ प्रथाएं यहाँ पे भी बेकार थी, कुछ प्रथाएं यूरोप में भी बेकार थी। तो ये कंपेयर किया करते थे कि कहाँ की प्रथा सही है, कहाँ की प्रथा गलत है। ठीक है, तो ये कंपेयर करते थे। आगे समझते हैं। अलबिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के लोगों के लिए लिखी थी, यानी कि उपमहाद्वीप के लोगों के लिए, भारत के लिए लिख के उसको वहीं पे छोड़ के चला गया था। और वह संस्कृति, पाली, प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरण में परिचित था, यानी कि इन सभी लैंग्वेजों में वो कन्वर्ट किया गया था। आगे, इसमें दंत कथाओं से लेकर, आप कहोगे सर दंत कथा किसको कहते हैं? तो दंत कथा बोलते हैं वो कथा जो लिखी नहीं गई है बल्कि बातों के द्वारा चल रही है। आप कहोगे कि सर बातों के द्वारा कौन सी कथा चलती है? तो सुनो, याद करो, जो कथा आपके दादा दादी आपके पापा को सुनाए थे, और जो कथा आपके पापा आपको सुना रहे हैं, और जो कथा आप अपने बच्चों को सुनाओगे, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो लिखी नहीं रहती है बल्कि ये सिस्टमैटिक चलती आती है। जैसे आपने सुना है कि आप जा रहे हो और बिल्ली रास्ता काट देती है तो अशुभ मांग लेते हो। तो क्या आपने लिखा हुआ पढ़ा है क्या? नहीं। बताया किसने? मम्मी ने बताया था। बताया किसने? दादी ने बताया था। तो ये वो प्रथाएं होती हैं, वो कथाएं होती हैं जो दंत कथा में से एक होती है, जिसको लिखित रूप में नहीं पढ़ा जाता बल्कि बातों के द्वारा चलता है। पहले किसी और को पता था, फिर उसने अपने आगे को बताया, उसने अपने आगे को बताया। तो यही चीज है। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा और संबंधी कृतियां सभी शामिल हुआ करती थी। साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण बहुत ही आलोचनात्मक था, और निश्चित रूप से उसमें सुधार करना चाहता था। यानी कि इसने जो जिन सामग्रियों का यूज किया लेखन कला में, वो बहुत ही ज्यादा आलोचनात्मक था, और आगे चल के उसमें भी कई सारे उसने सुधार करने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले। चलिए जी, नेक्स्ट बात करने से पहले आज का आपके लिए प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, चौथे चैप्टर से जिन बच्चों ने चौथा चैप्टर देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट था, और उनमें भी इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं कि देखिए,
ये जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एसएससी से लेकर कहीं पे भी कोई भी एग्जाम दोगे, इन चारों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना भाई, इसलिए आगे समझते हैं। अगर देखो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और बाकी स्टडी आपकी बेटर तो मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, 99 रुपीज लगता है। देखो एक रिचार्ज आप करते हो तो कम से कम 199 रुपए एक महीने का रिचार्ज में लग जाता है। तो 99 की रुपीज में आपको एक महीने की स्टडी मिल रही है, तो क्या दिक्कत है, पढ़ भी सकते हो ना। जिसमें आपको क्या मिल सकता है, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, हर एक चीज मिलेगा। बस ये है कि पेपरों से आपको पहले सारी चीज दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। बर्नियर के वृत्तांतों से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। यानी कि बर्नियर ने जो वृत्तांत लिखा है उसमें शहरी केंद्रों के बारे में उसने क्या लिखा है, यानी कि शहरों के बारे में क्या लिखा है। तो बर्नियर ने क्या बोला है, 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% जो हिस्सा था कहाँ रहता था, नगरों में रहा करता था। अतः बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। आप कहोगे सर ये शिविर नगर क्यों कहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप उस दृश्य को याद कीजिए जिस टाइम पे जो राजा महाराजा जब लड़ाई करते थे तो युद्ध स्थल में लड़ाई तो कर लेते थे, अब लड़ाई करने के बाद घर थोड़ी न जाएंगे, तो वहां पे वो शिविर बनाया करते थे। क्या बनाते थे, शिविर बनाया करते थे। शिविर बनाने का फायदा ये होता था कि वो वहीं पे रह जाते थे। जैसे याद करो, राम जी जब वन में थे तो जगह जगह कुटिया बनाया करते थे जहां जहां वो रुकते थे, और इसके अलावा समुद्र तल के किनारे वो वहां पे शिविर लगा के रखे थे। अब शिविर का मतलब क्या होता है कि जब तक है तब तक है, उसके बाद उसको छोड़कर चले जाना है। तो मुगल कालीन में जो शहर थे, वहां पे जो शहर थे वो शिविर की तरह काम करते थे। कैसे, जैसे जिसका असर उन नगरों से था जो अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर रहते थे। यानी कि जो शिविर बनाए जाते थे राजा पर निर्भर रहते थे। राजा जब कहता था बनाने के लिए तब बनता था, और बाकी उसके बाद उसको छोड़ के चले जाते थे। आगे, बर्नियर का विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे। यानी कि जब राजकीय दरबार में अगर कुछ काम होता था और वो जब आते थे तो उस टाइम पे ये अस्तित्व में आते थे, और साथ ही साथ इसके कहीं और चले जाने के बाद वो तेजी से पदोन्मुख हो जाते थे। मतलब क्या होता है कि वो तेजी से वहां से चले जाते थे। ठीक है, यानी कि जो शिविर नगर बसाए जाते थे, ये राजा जब कहता था तब बसाए जाते थे, और जब वो चले जाते थे राजा तो वो भी नगर छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरीके की चीजें वहां पे चलती थी। आगे, बर्नियर के अनुसार ये सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थल इत्यादि चीजें हुआ करती थी। ठीक है, बर्नियर के अनुसार ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ नगर ऐसे थे जहाँ पे उत्पादन का केंद्र माना जाता था, व्यापारिक नगर माना जाता था, धार्मिक केंद्र माना जाता था, और तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता था। ठीक है, इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक था। अब जाहिर सी बात है कि अब ये नगर है, ये जगह है जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, तो वहां पे समृद्ध व्यापारी भी तो होंगे, अमीर व्यापारी भी तो होंगे, और अमीर व्यापारियों का भी जो सेठ होता था, ठीक है, अमीर व्यापारियों का जो सेठ होता था इनको महाजन कहते थे, और महाजन को जो चुनता था वो कौन चुनता था, वो चुनता था मुखिया वहां का। ठीक है, जिसको सेठ कहा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यापारिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व कौन करता था, व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिन्हें आगे चल के सेठ कहा जाता था। आगे, अन्य शहरी समूहों में व्यवसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, यानी कि और जो व्यवसायिक वर्ग हुआ करते थे वहां पे चिकित्सक हुआ करते थे, जिनको हकीम कहा जाता था या फिर वैद्य कहा जाता था। पंडित हुआ करते थे। ठीक है, पंडित कौन होते थे, अध्यापक भी हुआ करते थे, और मुल्ला भी अध्यापक भी हुआ करते थे। इसके अलावा वकील हुआ करते थे, चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है, और वास्तुविद हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे, सुलेखक हुआ करते थे, इत्यादि सारे लोग हुआ करते थे। आगे, कई अन्य संरक्षकों या फिर भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोग सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो जो लोग शहरों में रहते थे, जो लोग नगरों में रहते थे, वो उत्पादन करते थे, व्यापार करते थे, और किसी न किसी तरीके से वो जुड़े हुए थे आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बता दूं
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दास प्रथा और सती प्रथा के बारे में पूछता है। तो देखिए, इबन बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी अंतर था। कैसे अंतर था? देखिए, दास जो थे ना, दासों को बाजारों में बेचा जाता था। और कैसे? जैसे आप देखते हो कि सबका मोल भाव होता है, ऐसे इनका भी मोल भाव हुआ करता था। ठीक है। और इबन बतूता ने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो दासों को खरीद के लाते थे और दूसरों को भेंट दे देते थे। तो इस तरीके की भी चीजें चलती थी। तो देखिए क्या लिखा है, इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी अंतर था। बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इब्न बतूता इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको बोलते हैं नसरुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। यानी कि इब्न बतूता ये बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, एक जो धर्मोपदेश देते थे उनको, उनकी धर्मोपदेश से वो इतना खुश हुए कि उनको 1 लाख टके यानी कि मुद्रा दे दिए और 200 दास गिफ्ट कर दिए थे। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत गायन में निपुण हुआ करती थी, उनको संगीतों के लिए रखा जाता था। इन इन इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर दासियों के प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त किया करता था। और नजर रखने के लिए जैसे जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि जब फंक्शन पार्टी इत्यादि होती है तो उस टाइम पे वेटर्स लगाए जाते हैं। तो ये जो दास दासियां थी, ये वेटर्स का काम किया करती थी। आगे, दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पलकियों डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से पाया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब लड़कियों की शादी हुआ करती थी तो पालकी ले जाया जाता था, तो पालकियों को उठाने के लिए और इसके अलावा डोली को उठाने के लिए इन दास दासियों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे क्या लिखा है, दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम की के लिए थी बहुत ही कम होती थी। इसका मतलब ये है कि कुछ दासों की कीमत दासियों की तुलना में कम हुआ करती थी, क्योंकि ये जो दास हुआ करते थे घरेलू काम किया करते थे और जो दासियां हुआ करती थी संगीत का गायन करती थी, नाच गाना ये सारा चीज करते थे। तो जो राजा महाराजा थे वो खुश होकर पैसा दे देते थे, तो जाहिर सी बात है इनकी सैलरी ज्यादा हुआ करती थी और इसकी कीमत कम हुआ करती थी। आगे, अधिकांश परिवार जो उन्हें रखने में समर्थ होते थे कम से कम 1 या 2 दास या दासी अपने पास अवश्य रख लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, वही सती प्रथा वाली जो चीजें थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इब्न बतूता के अनुसार संचार की एक अनूठी प्रणाली क्या है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। इब्न बतूता ने बताया कि डाक व्यवस्था वहां पे बहुत सारी अच्छी थी। कैसे डाक व्यवस्था, कैसे, इस चीज को सुनो। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग लेटर दिया करते थे, लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन हुआ करती थी। आज फोन है, लोग फोन से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो गई है आज के टाइम पे। लेकिन पहले लेटर के थ्रू बात किया करते थे। अब राजा महाराजा के टाइम पे डाक पोस्ट तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो इस सिस्टम के अनुसार काम करते थे कि एक राजा दूसरे राजा को जब लेटर भिजवाता था तो उस टाइम पे बहुत ही जल्दी चला जाता था। कैसे होता था उस सिस्टम को हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इब्न बतूता ने बताया है कि जिस लेटर को पहुंचाने में 50 दिन का टाइम लगता था, 50 दिन का टाइम लगता था, एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया था कि उसको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में पहुंचा दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ, जिस काम को करने में 50 दिन लगता था उस काम को एक सिस्टम के थ्रू सिर्फ 5 दिन में ही कर दिया जाता था। अब इसी चीज के बारे में इब्न बतूता ने बताया है। तो क्या बताया है उस चीज को देखिए। इब्न बतूता यहाँ की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर बहुत ही चकित हुआ, बहुत ही चकित, मतलब आश्चर्यचकित हुआ। यार ये कैसे हो गया। आप भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हो ना, जिस कार्य को करने के लिए 50 दिन लगता है उस कार्य को 5 दिन में कैसे हो सकता है। तो वही चीज है, जिससे व्यापारियों के लिए न सिर्फ लंबी दूरी तक संदेश भेजना
उधार प्रेषित करना मुमकिन हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हुआ। यानी कि अल्प सूचना पे भी वो माल का आयात निर्यात कर लेते थे। कैसे, अब इस चीज को समझते हैं। डाक प्रणाली इतनी कुशग्र थी, जहां सिंध से लेकर दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगता था, वहीं गुप्तचरों का जो समाचार था सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के जरिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में पहुंचा दिया जाता था। कैसे, उस चीज को समझिए। जैसे डाक व्यवस्था दो टाइप्स की थी, एक थी अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था जो थी, इसमें अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा यानी कि घोड़े पर व्यक्ति बैठकर जाता था और लेटर को पहुंचाता था। और पैदल डाक व्यवस्था वो व्यवस्था होती थी जो कि पैदल मतलब दौड़ के व्यक्ति जाता था और डाक जो भी लेटर था उस चीज को पहुंचाता था। अब घोड़े में भी बहुत सारी चीजें थी और पैदल में भी बहुत सारी चीजें थी। जैसे घोड़ा तब इस्तेमाल किया जाता था जब लंबी दूरी हो, क्या हो, लंबी दूरी। और पैदल डाक व्यवस्था तब इस्तेमाल किया जाता था जब दूरी कम हो, जब दूरी क्या हो, कम हो। कैसे, देखिए क्या लिखा है, अश्व डाक व्यवस्था इसको उलुक कहा जाता था और पैदल डाक व्यवस्था इसको दावा कहा जाता था। कैसे, प्रत्येक 4 मील पर, अब ध्यान से सुनिए, आपने अभी देखा होगा कि जो हरिद्वार में जो लोग गए थे, जो जल भरने के लिए गए थे सावन में, तो उस टाइम पे एक डाक व्यवस्था ऐसी होती है इनमें कि जो शिव जी का जो जल भरा जाता है वो एक बोतल में भरा जाता है और उस चीज को जगह जगह पे व्यक्ति खड़े रहते हैं, उस चीज को आगे पास करते हैं। वो व्यक्ति दौड़ के जाएगा, उसको पास करेगा, वो दौड़ के जाएगा, उसको पास करेगा। इस तरीके का सिस्टम चलता है ना। तो ऐसे ही अश्व डाक व्यवस्था में भी सिस्टम था। ठीक है, इसमें क्या हुआ करता था, इसमें 4 मील पर एक अश्व खड़ा होता था। जैसे मान लो एक जगह ये है और एक जगह ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना, 4 मील। अब कहोगे सर 4 मील कितना होता है, तो 4 मील के लिए मैं बता दूं, 1 मील जो होता है वो उसे कहते हैं 1600 मीटर, अप्रोक्स इतना ही होता है 1600 मीटर। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो जो 4 मील होगा, 4 मील लमसम 6.4 किलोमीटर के आसपास का होगा। ठीक है, तो एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा रहता था, एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा रहता था और उस घोड़े को अच्छे से सजा दिया जाता था और उस पे जो व्यक्ति बैठा रहता था उसके पास एक डंडा होता था और डंडे के ऊपर एक रेड कलर का एक ध्वज लहरता था और उसमें एक घंटी बांध दी जाती थी। अब वो लेकर दौड़ता था, दौड़ते 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 पहुंचता था यहाँ पे। जब यहाँ पे पहुंचता था तो यहाँ पे दूसरा ऑलरेडी मतलब खड़ा रहता था और उसको जैसे ही वो चीज मिलता था वो आगे पहुंचाता था। और इस तरीके से करते 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 बीच में कोई गैपिंग नहीं होती थी, आगे तक समाचार को पहुंचा दिया जाता था, नॉन स्टॉप। ठीक है, तो ये थी अश्व डाक व्यवस्था। और दूसरा डाक व्यवस्था क्या था, पैदल डाक व्यवस्था। इसमें क्या हुआ करता था, अब यहाँ देखिए अश्व है तो 6 किलोमीटर तो आराम से दौड़ लेगा, लेकिन व्यक्ति है 6 किलोमीटर तेजी से दौड़ तो पाएंगे नहीं। तो इस वजह से क्या करते थे, 1 मील यानी कि 1600 मीटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, कि एक बंदा यहां से लेकर यहां तक भेजेगा और एक बंदा उसे आगे लेकर यहां तक भेजेगा, वो इसे यहां तक, वो इसे यहां तक। और इस तरीके से दौड़ते 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 लेटर जो है राजा के पास पहुंच जाएगा। तो एक को बोलते थे पैदल डाक व्यवस्था और एक को बोलते हैं अश्व डाक व्यवस्था। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े तो चलिए अब समझ लेते हैं बर्नियर ने भूस्वामी पर क्या प्रश्न उठाया है। देखिए बर्नियर ने भूस्वामित्व पर क्या प्रश्न उठाया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रांसवा जो बर्नियर था उसने बोला यहाँ पे जो भू व्यवस्था है ना, भू व्यवस्था यानी कि भू को यानी कि जमीन को रखने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। कैसे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भूमि है वो किसके अंडर होती है, राजा के। राजा के बाद किसके पास होती है, अभिजातों के पास। ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, उनके पास होती है। आम जनता का काम क्या है, किसान का काम क्या है, किसानी करना। सिर्फ वो जाते हैं और जमींदारों को भूमि पर काम करते हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि अगर जो व्यक्ति अपने खेत में काम करेगा वो अच्छे से काम करेगा या फिर जो व्यक्ति दूसरे के लिए काम करेगा वो अच्छे से काम करेगा। जाहिर सी बात है, लोग अपना समझ के काम करेंगे तो अच्छा काम होगा ही। तो लोग अपने लिए जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और जो दूसरे के लिए काम करते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो बर्नियर ने यही बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम भूमि या तो राजा के पास है या तो अमीर लोगों के पास है।
जनता के पास कुछ नहीं है, किसानों के पास कुछ नहीं है, तो ये क्या है, ये गलतियां हैं। और आगे चल के जब किसान विद्रोह कर देंगे राजा के खिलाफ, ठीक है, या फिर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका होगा, राजा का भी होगा, किसानों का भी होगा, सबका ही होगा। तो इसी वजह से बर्नियर ये चाहता था कि जो राजा की जो भूमि है, जो अभिजनों की भूमि है, उनमें से कुछ हिस्सा किसानों को भी दो, ताकि किसान आने वाले टाइम पे अपने बेटा बेटी को भी दे पाए। ठीक है, तो यही चीज है। तो देखिए क्या लिखा है कि बर्नियर के विवरण के अनुसार भारत और यूरोप के मध्य जो मूल विभिन्नताएं थी, उनमें से एक भारत में निजी भू स्वामित्व की कमी थी। निजी भू स्वामित्व यानी कि किसी के पास अपनी निजी भूमि नहीं हुआ करती थी। किसके पास होती थी, या फिर राजा के पास, या फिर अभिजन के पास, या फिर जमींदारों के पास। आगे, वह निजी भूमि स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास करता था, यानी कि वो निजी भूमि स्वामित्व पर विश्वास करता था। उसका कहना था हर किसी के पास अपनी भूमि होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे क्या होता है, उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए नुकसानदायक बताया। उसने ये कहा है कि अगर भूमि पर राज्य की स्वामित्व है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। किसके लिए, राज्य के लिए और निवासियों के लिए, दोनों के लिए खतरा सिद्ध होता है। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में राजा सारी भूमि का मालिक था, जो इसे अपनी धनी लोगों के बीच में बांटा था। उसने ये कहा कि सारी भूमि का जो मालिक होता है वो राजा होता है, और उसको बांटता किसके बीच में है, धनी लोगों के बीच में बांटता है, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी नतीजे होते हैं। और उसने ये कहा कि राजा सबसे ज्यादा जमीन इसी के पास होती है, और उसने अपने धनी लोगों के बीच में इसको बांट देता है, और जो कि सबके लिए अनर्थकारी नतीजे साबित होता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी के अधिकतर यात्रियों के वृत्तांत में ऐसा उदाहरण मिला है। बहुत सारे यात्री जो कि 16वीं सदी में आए थे, उन्होंने भी ये जो भू स्वामित्व पे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखी है। बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपनी संतानों को जमीन नहीं दे सकते हैं, अतः वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने तथा उसमें इजाफे के लिए दूरगामी निवेश के लिए उदासीन है। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे काम कर सकते हैं, वो अपनी भूमि को संतानों को नहीं दे सकते हैं, और इसके लिए या तो दूसरे के खेत में काम करे, या तो फिर राजा जो कहे उसके हिसाब से काम करे। आगे, इस तरह निजी भू स्वामित्व की कमी ने बेहतर भूधारकों की समुदाय पर अंकुश लगा दिया था। आखिर अच्छे भूधारक कब पैदा होंगे, वो तब पैदा होंगे जब उनकी खुद की भूमि रहेगी, तभी तो मेहनत से काम करेंगे। आगे, जमीन के रख रखाव और बेहतरी के लिए सजग रहते थे। ठीक है, आगे समझते हैं। बर्नियर बहुत यकीन के साथ कहता है कि भारत में बीच की स्थिति के लोग नहीं है। अब कहोगे सर ये बीच की स्थिति क्या है, तो बीच की स्थिति का मतलब होता है, जैसे एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, और एक होता है लास्ट यानी कि निचला। ठीक है, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं अमीर, एक को कहते हैं मिडिल क्लास, और एक को कहते हैं लोअर क्लास यानी कि नीचे वाला। तो ये चीज है। उसने ये बताया कि जो मध्य वाला जो भाग है यानी कि मिडिल जो क्लास है वो है ही नहीं, या तो यहाँ पे अमीर लोग हैं या तो यहाँ पे गरीब लोग हैं। आगे, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस तरह देखा, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस तरह देखा। अब समझते हैं किस तरीके से उसने देखा। उसने ये बताया कि यहाँ का जो शासक है ना, वो भिखारियों और क्रूर लोगों का सम्राट था। यानी किसका, भिखारी। भिखारी मतलब किसको कह रहा है, वो वहां के लोगों के लिए कह रहा है जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो उसने बताया कि जो यहाँ पे शासक जो राज्य करता है वो किस पे राज्य करता है, भिखारी और क्रूर लोगों पर राज्य करता है। आगे, और इसका जो शहर है और नगर है ये विनष्ट हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है, और यहाँ की हवा भी बहुत ज्यादा दूषित हो रखी है, खराब हो रखी है, तथा इसका केवल एक ही कारण है, वो है राजकीय भूस्वामित्व, यानी कि राजा सारी भूमि पर कंट्रोल कर रखा है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, हिस्ट्री है, चीजें थोड़ी सी हार्ड होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको इजीली ही मिल जाएगी। थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आएगा। उसके बाद नहीं समझ में आता है तब आप मुझे बताइएगा, सर नहीं समझ में आया, तब मैं समझाऊंगा और भी अच्छे से वो करके, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चनों को कवर अप करना होता है ना हमें, इसलिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट क्वेश्चन है यार, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था पर विवरण, यानी कि अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था पर क्या बातें की है। तो उसने कहा है कि फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता दी गई, यानी कि फारस में 4 सामाजिक वर्ग है। कैसे, एक है घुड़सवार वर्ग, शासक वर्ग, दूसरा है
कि भिक्षुक वर्ग और पुरोहित, जिसको चिकित्सक, पुरोहित मतलब पंडित, चिकित्सक माने जो वैद्य होते हैं। खगोल शास्त्री तीसरे नंबर पे आते हैं और वैज्ञानिक तीसरे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे कृषक और शिल्पकार। ठीक है, तो उसने बताया कि फारस में ये 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता दी जाती है। अलबिरूनी ने दर्शाया कि सामाजिक वर्ग भारत के अलावा और भी जगह पे है। ये जो भेदभाव जो वाली जो चीजें हैं, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि और भी जगहों पे, जैसे फारस में ये चीजें हैं। आगे, इस्लाम में सभी को समान माना जाता है और उनमें विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में भी थी। इस्लामों में भी अगर देखा जाए तो सभी को समान माना जाता है। हालांकि देखो, हर धर्मों में देखा जाए तो सबको समान माना जाता है, लेकिन अलबिरूनी ने इस्लाम के बारे में जिक्र किया है कि इस्लाम में सभी को समान माना जाता है, लेकिन इनमें जो विभिन्नताएं देखने को मिलता है वो धार्मिकता में देखने को मिलता है, यानी कि धर्म कर्म में देखने को मिलता है। आगे, ब्राह्मणवादी में अस्पृश्यता को अलबिरूनी ने गलत माना है। ब्राह्मणवादी जो थे वो अस्पृश्य लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा गलत मानता था अलबिरूनी अस्पृश्य लोगों को, क्योंकि अस्पृश्य लोगों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था, जो कि मैं कि चौथे चैप्टर में आपको बता ही रखा है। ठीक है, अलबिरूनी अस्पृश्य लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, उसको बहुत ही ज्यादा गलत माना। आगे, उसके हिसाब से हर वो चीज जो अपवित्र हो जाती है वो पुनः पवित्रता प्राप्त करने की प्रयास करती है। जैसे सूर्य हवा को साफ करता है, सागर में नमक पानी को दूषित होने से बचाता है। जैसे सूर्य जो होता है वो हवा को साफ कर देता है, ऐसे ही जो समुद्र में नमक होता है वो पानी को शुद्ध करने का काम आता है। तो इस तरीके से अलबिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में बताया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी देखो, सपोर्ट करना आप लोग के हाथ में, सपोर्ट कीजिए। देखिए, पहला मैंने ये बता दिया 10वीं सदी से 17वीं सदी तक कौन कौन से 3 प्रमुख यात्री आए। दूसरा मैंने ये बता दिया लोग यात्रा क्यों करते हैं, सती प्रथा के बारे में मैंने बता दिया। आगे किताबुल हिंद, जिसमें मैंने ये बताया कि अलबिरूनी ने बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है, और सबसे पहले ये अपने किताबों में प्रश्न लिखता था और फिर जाके उसकी व्याख्या करता था। फिर आपने ये पढ़ा बर्नियर का वृत्तांत, खासकर शहरों के लिए, जहाँ पे आपने देखा कि जो शहर थे वो मुगल राजकीय दरबार के आगमन के साथ वो आते थे और साथ ही साथ उजड़ के चले भी जाते थे। और कई सारे शहर ऐसे थे जहाँ पे उत्पादन था, व्यापार हुआ करता था, धार्मिक चीजों का केंद्र हुआ करता था, तीर्थ स्थल भी हुआ करता था। और फिर हमने ये पढ़ा कि दासों के बारे में, जिनको आम वस्तुओं के साथ साथ बेच दिया जाता था, मतलब उसी के हिसाब से बेच दिया जाता था। आगे हमने सती प्रथा के बारे में पढ़ा, फिर डाक व्यवस्था के बारे में, फिर भू स्वामित्व के बारे में, फिर जाति व्यवस्था के बारे में। इस तरीके से चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको मजा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो जल्दी से यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।